हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा RSM SSB इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट पेपर 2018। ठीक है, और ये पेपर जो था आपका कंडक्ट हुआ था 12 मई 2018 को। RSM SSB IA पेपर, ठीक है, ये हुआ था आपका 12 मई 2018 को कंडक्ट हुआ था। इस पेपर को मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर लेना। मैं इसमें सारे सॉल्यूशंस कराऊंगा, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा प्लस जीके के। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं जो भी अभी जिसमें कम समय लगे वो करा दूंगा, बाकी आप जो है खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आ जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है 2018 के हिसाब से है। ये आपको जो प्रश्न दिख रहा है ये जो है इंडियन जीके से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स। अगर आप अभी का जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अगर आप देखोगे सिलेबस, उसमें इंडियन करंट अफेयर्स नहीं दे रखे, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स आएंगे राजस्थान से रिलेटेड, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड में, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, GSET 11। ये 2018 की बात कर रहे हैं, उस टाइम जो करंट अफेयर्स चल रहा था उसका क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन करंट अफेयर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड डिलीट हो गया था, तो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। सो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस वॉज डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर PIC पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर वॉज एस्टैब्लिश इन राजस्थान? यानी पेटेंट सूचना केंद्र की राजस्थान में स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1998 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सोल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने सिलेबस ढंग से देखा होगा ना, तो सिलेबस में एक चीज़ लिखा हुआ है, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT। अगर आपने ये सिलेबस अगर ढंग से पढ़ा होगा तो ये चीज़ जो है ना लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रही है कि मेजर डेवलपमेंट है IT की फील्ड में, तो कौन से प्रश्नों को तैयार करें? तो देखिए दोस्तों, RSM SSB जो है वो मेजर डेवलपमेंट वाले पोर्शन में क्वेश्चन पूछता है राजस्थान से रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से रिलेटेड मिलेंगे। कुछ एक हो सकता है जो आपको इंटरनेशनल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए उसमें भी ऐसे पूछेगा कि किसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जैसे सपोज पूछ लेगा फेसबुक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बस यही मेजर डेवलपमेंट इनके लिए। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, गूगल ने जो आपका क्वांटम कंप्यूटर बनाया वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे राजस्थान से रिलेटेड, कि राजस्थान सरकार ने अगर कोई ईमेल सुविधा शुरू की है तो बताइए उस ईमेल सुविधा का नाम क्या है। राजस्थान में अगर कोई IT फेस्टिवल हुआ है, अगर IT फेस्टिवल, ठीक है, अगर इसका आयोजन हुआ है तो बताइए वो कहाँ हुआ है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT में आपको इन प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को तैयार करना है जिसमें राजस्थान से रिलेटेड IT के जो GK हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो IT के GK हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कि अभी कोई सपोज IT का कोई फेस्टिवल हुआ हो, या कोई ऐसा कोडिंग का फेस्टिवल हुआ हो, हैकाथॉन वगैरह हुआ हो, या कोई सरकार ने कोई ऐसी ईमेल लॉन्च की हो जिससे किसी स्कीम में फ़ायदा मिल रहा हो, इस तरह की चीज़ें आपको, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सोल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मेजर डेवलपमेंट में से, कि कोई IT फेस्टिवल हुआ हो तो उसका आपको बताना है कहाँ हुआ, या उसके कोई फैक्ट्स पूछ लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 2017 में IT गतिविधियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DigiFest का आयोजन निम्न में से किन शहरों में किया गया? तो ये किस में हुआ था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोटा और उदयपुर में होता। मैक्सिमम बच्चे ये लगा के आते कोटा और जयपुर, क्यों? क्योंकि हर किसी को लगा जयपुर जो है हमारे सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप देखो कंपनीज भी जयपुर में IT सेक्टर की, लेकिन जो आयोजन होता DigiFest को कोटा उदयपुर में होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान सरकार की, अगेन ये उसी से रिलेटेड है, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों।
पर ये करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपके ये मेजर डेवलपमेंट वाले कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर आपको करंट अफेयर कौन से वाले पढ़ने, आईटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का नाम क्या है जो कि यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं व हिंदी में बनाने की सुविधा देती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजमेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रही मिशनों की सूचना का स्रोत है, तो इसमें आ जाएगा आपका सही ऑप्शन MEA इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों डिलीटेड था, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। दिस वॉज डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, मेरा भी ये गलत हो गया था, मैंने शायद इसमें न्यूयॉर्क लगाया था, पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंगटन। तो इस तरह आपको माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे पूछ लिया, अब हो सकता है आपको फेसबुक का पूछ ले, जिसका हाँ फेसबुक का नया नाम क्या होगा ये भी याद रखना, मेटा इंक, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फेसबुक का पूछ सकते हैं या आपको गूगल का पूछ सकते हैं, ठीक है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी, अल्फ़ाबेट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या आपको पूछ सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी, अमेज़न का पूछ सकते हैं, या आपको पूछ सकते हैं कि बताओ इसके अलावा बड़ी कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न हो गई, अल्फ़ाबेट, गूगल, एप्पल का पूछ सकते हैं, ठीक है, एप्पल का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह याद रखना। अभी इसका अगर फेसबुक का अगर माइक्रोसॉफ्ट का भी पूछ लिया तो हो सकता है फेसबुक, गूगल या अल्फ़ाबेट, अमेज़न, इनमें से किसी का पूछ ले, ठीक है। तो इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड, मतलब किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटर रिबन काम में आती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, वो हो जाएगा आपका C, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए लेजर में, इंकजेट में तो वैसे भी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन फंसते तो प्लॉटर या इसमें फंसते, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब जो 12वां प्रश्न है वो मुझे आज भी याद है कि मेरा मतलब मुझे अच्छे से आता था, फिर भी मैंने एग्जाम में गलत कर दिया। मैं एक वर्ड में फंस गया था यहाँ पे पूछा वीवीपैट क्या होता है। मैंने प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन पढ़ता था, उसमें पढ़ा था ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। मैं ये लगा के आता ए, नहीं ये ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें आएगा C, ठीक है। वोटर वेरीफाइबल, मैं एक जगह कंफ्यूज हो गया, वेरीफाइड हो गया वेरीफाइबल। और दोस्तों इस एक नंबर के चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप समझिए एक एक क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से सोच समझ के करें। अब ये हो गया वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होगी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अब हम आके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है नेक्स्ट पेज पे। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों लक्ष्मी यहाँ पे है क्रिप्टो करेंसी, तो 13 में आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। दिव्यांग सारथी इज, दिव्यांग सारथी क्या है, तो दोस्तों दिव्यांग सारथी है आपका मोबाइल ऐप। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये फिर से अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंडियन करंट अफेयर्स। इसरो द्वारा PSLV-C 39 की मदद से श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया, तो 15 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी ऑप्शन, IRNSS-1H, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। द सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी वर फर्स्ट पुट इन, ठीक है। जो महात्मा गांधी के आदर्श थे सबसे पहले किसमें प्रकाशित किए गए थे, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन हिंद स्वराज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अजंता केव्स आर कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अजंता की गुफाएं निम्न से किसमें से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जातक कथाओं से संबंध है। 17 में सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में AB डिविलियर्स का सबसे तेज 8000 ODI का रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, विराट कोहली ने तोड़ा था ये। इसके बाद आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो गबन गोदान और गाइड तो लिखी, मानसरोवर लिखी थी, गाइड नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेशनल इनकम में क्या इग्नोर किया जाता है, नेशनल इनकम में आपका जो सेल ऑफ लैंड है उसको इग्नोर करते हैं, तो 20 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो 20 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली मेट्रो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गए आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया देखिए,
बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड। बूटिंग इंस्ट्रक्शन किसके अंदर स्टोर होते हैं? तो आपको पता है रैम तो वोलेटाइल होती है, ये क्या होती है? वोलेटाइल। तो इसमें तो रख ही नहीं सकते, वोलेटाइल इसमें तो रख ही नहीं सकते, फ्लॉपी डिस्क में रख नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वैसे ही ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये कोई हार्डवेयर तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बूटिंग अनुदेश संग्रहित किस में होते हैं? रोम में होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 डिलीट हुआ था दोस्तों, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, आपको कई जगह आंसर मिलेगा ये पब्लिक डोमेन। पर इसका अगर इसमें ऑप्शन, ये पब्लिक डोमेन थोड़ा वेग ऑप्शन है। अगर इसमें प्रोपाइटरी ठीक है, प्रोपाइटरी अगर ऑप्शन होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ये फ्रीवेयर हो सकता था, फ्रीवेयर है, प्रोपाइटरी में से कोई अगर वर्ड यूज़ करते तो वो ये क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन उन्होंने जो है पब्लिक डोमेन यूज़ करा। इसका आंसर ये, वैसे पब्लिक डोमेन आपको कहीं जगह मिल जाएगा, लेकिन प्रोपाइटरी इसका सही वर्ड है, और फ्रीवेयर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट पेज पे, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो डेटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में सही आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग साइकिल। तो 24 में आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 24 में बी ऑप्शन। 25th क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा व इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो 25 में आपका सही आंसर हो जाएगा नॉलेज बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अ ट्रांजैक्शन फाइल दैट स्टोर्स। ट्रांजैक्शन फाइल क्या स्टोर करती है? तो ट्रांजैक्शन फाइल क्या स्टोर करेगी? जिसमें डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। तो यहाँ पे 26 में आपको आंसर हो जाएगा सी। MS एक्सेस में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो इसको MDB से सेव करते हैं। DB मतलब यहाँ डेटाबेस है, M मतलब MS एक्सेस का शॉर्ट फॉर्म, इसको मतलब ये इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। DB मतलब डेटाबेस और M मतलब MS एक्सेस। ठीक है, तो MDB होता है, .MDB। तो 27 में हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहा है PDF का, PDF की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, तो PDF क्या होती है भाई? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ना, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। तो लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की। तो आपको पता है OSI में कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। इसमें फर्स्ट लेयर कौन सी होती है आपकी? फिजिकल होती है। ठीक है, फिजिकल होती है। मैं सारी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपकी आती है फिजिकल, नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल। ठीक है, फिर आपकी होती है डेटा लिंक, फिर आपकी होती है नेटवर्क, डू नॉट टेक नेटवर्क। ठीक है, फिर आपकी होती है, बताइए, प्लीज़ डू नॉट टेक ट्रांसपोर्ट, सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर आपकी होती है एप्लीकेशन। ठीक है, तो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक मैंने जो बनाई थी कॉलेज टाइम से, मुझे याद है, हमारे टीचर ने पढ़ाया था हमें। तो इसमें बताया था उन्हें, प्लीज़ डू नॉट टेक स्पेशल पास्ता अगेन। ठीक है, तो P का मतलब फिजिकल लेयर, D का मतलब डेटा लिंक, N का मतलब नेटवर्क, T का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, S का मतलब होता है आपका सेशन, P का मतलब प्रेजेंटेशन, A का मतलब आपका हो जाए एप्लीकेशन। तो प्लीज़ डू नॉट टेक स्पेशल पास्ता अगेन, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा याद रहेगी। मुझे आज तक याद है, 8 साल हो गए पढ़े हुए इसको, आज भी मैं नहीं भूला हूँ। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, प्लीज़ डू नॉट टेक स्पेशल पास्ता अगेन। तो इसमें फर्स्ट लेयर हो जाएगी, हाँ लेयर हमेशा ध्यान रखना नीचे से होती है ना। फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड डेटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन, और सबसे लास्ट 7वीं लेयर होती है एप्लीकेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 वो होगा नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक ब्राउज़र है? तो पहला व्यावसायिक ब्राउज़र दोस्तों इनमें से है आपका सी ऑप्शन, राइट आंसर होगा नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप इसका पहला व्यावसायिक ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 31, IPv6 एड्रेस का साइज़ क्या होता है? तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा IPv6 एड्रेस का साइज़ कितना होता है, 128। अगर IPv4 पूछा होता तो इसमें आ जाएगा 32 आंसर। ठीक है, IPv4 का 4 गुना साइज़ होता है IPv6, याद रखना आप।
IPv4 होता है ये 32 और उसका 4 गुना कर दोगे तो IPv6 बन जाएगा यानी 128। क्वेश्चन 32 पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो दोस्तों वो आता है आपका SMTP, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है? द डैश शोज ऑल द वेबसाइट एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड, मतलब जो हमने अभी पेजेस विजिट कर लिए हैं तो उसको कहाँ देख सकते हैं हम? तो उसको हिस्ट्री में देख सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न था, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट इज कॉल्ड दी। तो आपको पता होगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो 34th में आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 35। तो 35 पूछ रहा है ईथरनेट का दूसरा नाम क्या है? ईथरनेट को बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 36 पूछ रहा है नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट कितनी होती है? तो दोस्तों होती है 10 Mbps। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय ब्राउजर इफ़ यू ओमिट। देखो स्टाइल शीट कब लोड नहीं होती? जब आप उसका रिलेशन नहीं बनाते। रेल, तो इसमें रेल जो है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आप रेल लगाना छोड़ देते हैं, ठीक है, REL, तो स्टाइल शीट जो है वो ब्राउज़र पर लोड नहीं होगी क्योंकि आप उसका लिंक नहीं बना पाते प्रॉपर। तो यहाँ पे 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कंटेनर टैग कौन सा होता है? बॉडी टैग यहाँ पे कंटेनर टैग होता है। आप टैग्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, HTML की एक क्लास ले लूंगा, उसमें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एंकर टैग में हाइपरलिंक दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? बहुत ईजी प्रश्न, आपने कई बार किया होगा, href को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत कम लोगों ने किया होगा, इवन मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आता था उस वक्त, अब मुझे पता है लेकिन उस वक्त नहीं पता था। ए डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। तो बताइए उसके अंदर छोटे प्रोग्राम जो अंत स्थापित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेब बग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से रट लेना, नहीं भूल जाओगे एग्जाम में। अगर ये वापस आ गया तो आप फिर से आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखना, इसमें दो जगह कंफ्यूज होते हैं लोग, या तो वेब बग होगा या स्पैम होगा, सॉरी वेब बग हो गया या स्पाईवेयर एप्लीकेशन होगा, दोनों में फंसे थे A और C में, तो इसमें A ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, सेविंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू ए कंप्यूटर, बहुत इजी, बिल्कुल मतलब लल्लू क्वेश्चन बोल सकते हैं। 41 में आ जाएगा डाउनलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ओके नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 42, URL, ठीक है, क्या इसका रेफरेंस क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित से किसका संदर्भ है? तो देखिए ये होता है वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट। तो URL होता है ना, जहाँ से हम कंप्यूटर नेटवर्क पे कोई भी रिसोर्स को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 42 में B ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 43rd, विच फेज कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। दोस्तों ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो हम सामान खरीदते हैं, तो ये वाले प्रश्न काफ़ी पूछते हैं इसमें, ठीक है। B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये सब पढ़ लेना आप। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप जिसको बोलते हैं ना इंटरनेट पे जो खरीदारी करते हो, E-कॉमर्स, ठीक है, ये किसके पार्ट है? ये आपके पार्ट है E-कॉमर्स के। ये जितने भी प्रश्न है ये आपके E-कॉमर्स के पार्ट हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना है आपको E-कॉमर्स। अब इसमें क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? दोस्तों इसमें सेटलमेंट आता है। कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी आपको सही लगे, गवर्नमेंट टू कस्टमर, ठीक है, आम जनता, सरकार से आम जनता को दी जाने वाली सुविधा कौन सी होगी इसमें? तो बताइए। E-वीज़ा ऑब्वियसली है। कौन सा नहीं है बताना है मुझे? E-ट्रांसपोर्टेशन भी होगा भाई, डिजिटल पुलिस पोर्टल भी होगा, पर eBay नहीं है। eBay तो क्या है भाई? ये तो एक वेबसाइट है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसी एक
ये तो जो है वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो सामान। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ईबे हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। EFT स्टैंड्स फॉर, EFT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो EFT का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 45 में आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो खुद पुनरावृत्ति नहीं करता। तो मैंने आपको, अगर आपने मेरा वायरसेस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से समझाया कि वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, जॉम्बी क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ट्रोजन हॉर्स कभी भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते, जबकि वॉर्म, जॉम्बी, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनमें भी वायरस जो होता है उसको रेप्लिकेट होने के लिए इंसानों की मदद लगती है, लेकिन वॉर्म को रेप्लिकेट होने के लिए इंसानों की मदद नहीं लगती, इसलिए वॉर्म सबसे डेंजरस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 47। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्सएमएल डेफिनेशन इज यूज्ड अलोंग विद एक्सएमएल टू स्पेसिफाई। ठीक है, तो एक्सएमएल आपको पता होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो सॉरी, यहाँ पे जो XLL यूज़ होती है ना XML में, वो क्यों यूज़ होती है? ताकि आप जो है यहाँ पे लिंक बना सको अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो 47 में जो आपका सी आंसर हो जाएगा वो जगह डी, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक बनाने के लिए। अब हम आते हैं 48 वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों विंडोज सर्च इंजन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं 49 पे। सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। ठीक है, तो ऐसे सर्च इंजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। द सर्च इंजन आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड एज, मतलब जैसे आप कुछ भी सर्च करोगे ना तो आपके सामने लिस्ट बन के आ जाती है दोस्तों। जैसे मैंने गूगल पे डाल दिया सपोज RSM SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दिखाओ मुझे, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको फटाफट इतने सारे जो है जो लाइंस आ जाएंगी सारी। ठीक है, रिजल्ट्स की लाइन आ जाएगी। उसको बोलते क्या? उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो 50 में जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं उसको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक? कौन सी एक रिकवरी टेक्निक नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो टू फेज कमिट होता है वो रिकवरी टेक्निक नहीं होती। तो 51 में आपका सी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है। तो ऐसे देखो, ऐसे स्टेटमेंट्स को बोला जाता है ट्रिगर्स। ठीक है, याद रखना, ट्रिगर बोलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, जो बोल रहा है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। तो जब भी आप ऐसी स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम को बोलते हैं रिकवरी स्कीम। तो 53 में आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 में ए ऑप्शन, रिकवरी स्कीम विल बी द राइट आंसर हियर, ए ऑप्शन। ठीक है, अब पूछ रहा है 54 में, देखिए क्या पूछ रहा है। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज एंड सिमुलेशन कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो ये सब आते हैं आपके ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राफिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वेक्टर एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो वेक्टर और इसको बोलते हैं रास्टर। ठीक है, रास्टर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रास्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। ठीक है, लंबवत बिंदु के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात को और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 56 वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो आपने देखा होगा 16:9 हो गया, 4:3 हो गया। ये रेजोल्यूशंस आप ये देखे होंगे आपने, एस्पेक्ट रेशियो। आपने अगर कभी कोई मूवी चलाई होगी लैपटॉप में तो वहाँ पे ऐसे आता है कि आपको मूवी किस एस्पेक्ट रेशियो में देखनी है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। VLC में अगर आपने कभी चलाई हो डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये पूछ रहा है एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर, ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल स्टोर्स को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है। तो ऐसी टेक्निक का नाम क्या है? तो 57 में इसको बोलते हैं बीकन्स। ठीक है, बीकन्स। क्वेश्चन नंबर 58। दी डैश फैसिलिटी अलाउज कस्टमर्स
to purchase the items they want online and pick up them from their physical store, merging the convenience of e-commerce with the benefit of physical retail outlets। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोल रहा है कि ऑनलाइन अगर आपने कोई सामान, मतलब कस्टमर क्या कर सकता है, ऑनलाइन सामान जो भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, और फिर वो ऑनलाइन सामान एक फिजिकल स्टोर से डायरेक्टली जाके कस्टमर ले सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी जो सुविधा को क्या बोलते हैं आप? ठीक है, इस पूरी सुविधा को हम बोलते हैं आपको क्लिक एंड कलेक्ट। ठीक है, तो इसका मुझे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लिक एंड कलेक्ट हो जाएगा। 58 में डी ऑप्शन। 59 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस, मशीनों, सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स को वही डेटा जो ऑनलाइन के पास है वह उपलब्ध करने की सुविधा। तो देखिए ये किसके अंदर आती है, हमारे पास हमारा एक चैप्टर भी अभी, अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देखोगे तो वहाँ पे एक चैप्टर का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा कोड एडिटर? जावा कोड का कौन सा एडिटर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, नेटबीन्स, एडिट प्लस, नोटपैड एडिटर से। एमएस वर्ड कोई एडिटर नहीं है दोस्तों। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये है एमएस वर्ड। ठीक है, ये कोई कोड एडिटर नहीं है, जबकि नेटबीन, एडिट प्लस और नोटपैड कोड एडिटर से यहाँ पे आप जावा की कोडिंग कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं अब दोस्तों। इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? बताइए कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों 61 में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, डिटेल की स्ट्रोक्स एंड कमांड्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, देखिए क्या पूछ रहा है। विच प्रॉपर्टी इन विजुअल बेसिक डिटरमाइंस वेदर ए कंट्रोल इज डिस्प्लेड टू द यूजर? ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया है या नहीं? तो इसके लिए जो हमारी प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, तो 62 में आपका सही आंसर हो जाएगा विजिबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, 62 में सी, विजिबल आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है। डैश ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स। ठीक है, ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए ऑन डिमांड अनुरोध को संदर्भित क्या करता है? इसको बोलता है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। ठीक है, तो 63 में सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो 64 क्या पूछ रहा है। वास्तविक समय रियल टाइम यातायात के लिए डैश बफर आवश्यक है? तो देखिए इसके लिए प्लेबैक बफर आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा बफर आवश्यक होता है? प्लेबैक बफर। याद रखना, रियल टाइम ट्रैफिक के लिए प्लेबैक बफर आवश्यक होता है, प्लेबैक बफर रिक्वायर्ड होता है। तो 64 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी, प्लेबैक। सो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेबैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 65। ए डैश चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ ए हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू ए लोअर क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल। तो बताइए, जो उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल को निम्न बैंडविड्थ कम गुणवत्ता वाले वीडियो सिग्नल में बदल देता है, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अब आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ये रीजनिंग का है। ठीक है, श्रृंखला में विलुप्त संख्या, मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए RSMSS भी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। ये जो सिलेबस था ना इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का, उसमें मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप देख लेना, उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। तो आप देख लो किस तरह के प्रश्न पूछते हैं RSMSS भी। इसी तरह के प्रश्न आने के चांसेस है आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है? ठीक है, तो हम पता लगाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 66। मैं सारे मैथ का नहीं कराऊंगा, जो जो अभी करा सकता हूँ वो करा दूंगा फटाफट। तो यहाँ पे है 0, 6, 24, 60, 120, फिर क्वेश्चन मार्क, देन 3, 3, 6, ये पूछा गया है ना। तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। 24 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × लिख सकता हूँ मैं 8। फिर 60 को क्या लिख सकते हो, 4 × 15 लिख सकते हो। फिर इसको 5 × क्या लिख सकते हो, 24, 120 को। अब देखिए 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बाद कितना आ रहा है, 5,
5 का डिफरेंस है, फिर 5 और 8 और इसमें 7 का है, फिर यहाँ पे देखोगे 9 है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो मतलब 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 35, ठीक है, 35 हो जाएंगे। तो 35 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 210। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा मैं देखिए ये सब पूरे एक साथ नहीं कराऊंगा मैं, इसमें आप डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आप खुद से निकाल लेना बैठ के, ठीक है। तो इसमें 67 में जो आपका राइट आंसर होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, @U9। 68 में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा रहेगी, ठीक है। 68 में बता देता हूँ, 1 सेकेंड। तो देखिए 68 में क्या पूछा गया दोस्तों, एक 30 है आपका, फिर है 90, फिर है आपका 182, फिर है आपका 306, देन आपका है 462, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें पता लगाना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए। तो सीरीज आपको पहचाननी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो 30 कैसे बन रहा है ये। तो आपको देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाला आपसे। तो इसमें देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपने 6 का स्क्वायर किया, उसमें से 6 घटाया तो 30 बन जाएगा आपने। फिर आपको 10 स्क्वायर माइनस 10 करना है तो आपके 90 बन जाएगा, ठीक है। फिर जब आप करोगे इसके बाद देखो इसमें +4 जोड़ते हुए चलना है। अब +4 जोड़ूंगा मैं, 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 स्क्वायर में से 14 घटा दूंगा तो आपके कितने हो जाएगा, 182 आ जाएगा। सिमिलरली फिर 14 + 4 कितने हो जाएंगे, 18। तो 18 स्क्वायर माइनस 18 करूंगा तो मेरे कितना हो जाएगा, 306 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली जब मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22। तो 22 का स्क्वायर माइनस अगर मैं 22 करूंगा तो मेरे कितने आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मुझे 462 मिल जाएगा। सिमिलरली अब 22 में छोड़ूंगा 26, 26 का स्क्वायर माइनस 26 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 26 स्क्वायर कितना होता है 676, उसमें से 26 घटा दूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 650 आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 650, उसका राइट आंसर हो जाएगा 68 में। तो क्वेश्चन देखिए अच्छे लेवल के भी आए हुए हैं, तो आपको मैथ और रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पे समानता चतुर्भुज, इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती है, बाकी आप गिन भी सकते हो पर बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को काउंट वगैरह करने में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा तो फटाफट एक बार देख लो, नहीं हो रहा तो छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो आपका बहुत समय खा जाएगा ऐसा प्रश्न। तो 69 में इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेरू नाट्य के नाम से राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य जाना जाता है, तो यह गवरी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट्स न्यू फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हार्ट पेशेंट इन राजस्थान, ठीक है। तो कौन सी निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है हृदय रोगियों के लिए राजस्थान में। अब ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, तो बट इसमें आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें है एंजियोग्राफी, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा एंजियोग्राफी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपको प्रजामंडल है और संस्थापक है, सुमेलित जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है 72 में। तो देखिए सिरोही से जो है संस्थापक गोकुल भाई भट्टा बिल्कुल सही है, करौली में त्रिलोकचंद माथुर बिल्कुल सही है, जैसलमेर में मिठालाल व्यास है, अलवर के लादाराम व्यास नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 में डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार से संबंधित कौन सा सेक्टर है यहाँ पे, तो जो साहित्य का सेक्टर है ना यहाँ पे, साहित्य, ठीक है, लिटरेचर, वो मीरा पुरस्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74। जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं खादर प्रदेश। ओके, अब आ गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था, तो 75 में आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1734 में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपका सही आंसर हो जाएगा ओघड़ जोगी, ठीक है, ओघड़ जोगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। देखिए ये दोस्तों एक चीज़ है, इकोनॉमिक्स आपके आएगी या नहीं आएगी उसमें दे रखा है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना उसमें इकोनॉमिक्स का कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ोगे ना तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स भी आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स का डेटा मिलेगा आपको, तो उस पर प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर आप इस प्रश्न को देखो क्वेश्चन नंबर 77, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पूछ रखा है कि
बैंकों की ऋण दर पूछ रखी है, ठीक है, बैंकों की ऋण दर पूछ रखी है। ये आप राजस्थान सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से इस डेटा को देख सकते हैं। तो लेटेस्ट डेटा आपको यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना है, एक कम से कम गो थ्रू कर लेना, बेसिक चीज़ें पढ़ के जाना ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन हैंडल कर पाओ, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनते ही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो मैक्सिमम वहीं से बनेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 77 में, तो 77 में आपका एक्चुअली में ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाया हो गया होगा कि रिसेंटली चेंज हो गई। तो ऐसे प्रश्नों में है ना, ये बैंक ऋण वगैरह जो होते हैं ना, ये इनके चेंज होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट आपको वो पढ़ना है। और लेटेस्ट कहाँ से पढ़ोगे आप? इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से आपको पढ़ना होता है। या राजस्थान गवर्नमेंट की एक मैगजीन आती है सूजस, उसको आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको लेटेस्ट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है? ठीक है, आधार वर्ष कौन सा वर्ष होता है WPI के लिए? तो यहाँ पे है जो 78 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999 टू 2000, ठीक है। कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन। इस बार जयपुर की, आपको पता है ओलंपिक में जयपुर की अवनी ने जीता है, ठीक है, मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हमारे राजस्थान से किस किस ने जीता है मेडल्स वगैरह पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स में, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तो उनको अच्छे से ये गो थ्रू कर लेना। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। कर्नल टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा, मतलब बेसिकली कर्नल टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? तो ये कहा था कर्नल टॉड ने माउंट आबू को कहा था दोस्तों। पीपल पन्ना क्या है? तो पीपल पन्ना जो दोस्तों होता है वो होता है स्त्रियों के कान का आभूषण, ठीक है। अब देखिए राजस्थान राज्य, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अभी जो मैंने रिसेंटली 5-6 पेपर कराए थे आपको RSM-SSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था और मैंने वहाँ आपको बताया भी था कि आइए 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ऐसा मत समझिए कि RSM-SSB में रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें अगर हम, तो 82 में इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो 83 में जो आपका डूंगरपुर है ना, वो संबंधित नहीं है डायरेक्टली, बाकी ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 83 में हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। अकॉर्डिंग टू न्यू बजट व्हाट इज द GST रेट फॉर स्लैब्स एंड टाइल्स? अब देखो ये इकोनॉमिक सर्वे जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, या करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा 84 में हो जाएगा ए ऑप्शन 18%, ठीक है, 18%। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, उस टाइम मैंने 28 लगा दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स ये सब पढ़ के जाना अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली इनका आंसर बताऊंगा, आप खुद से जो है ट्राई कर लेना। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप आराम से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। तो देखिए क्या इसमें पूछा गया, वही स्टेटमेंट है, उसके आधार पे आपको जो है इसमें आंसर देना। तो इसमें 85 में आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें 85 में जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। ये सेना से संबंधित खंड, देखिए ये हो जाएगा आपका DI का पोर्शन, ठीक है, डेटा इन DI का पोर्शन हो जाएगा, ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, ये कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट है आपका, ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। अब सेना से संबंधित खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, ये पूछ रहा है बेसिकली सेना से संबंधित केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है। तो आपको बेसिकली कैसे पता लगाओगे आप? आपको पता लगाना है कि सबसे पहले तो 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। पूरा पता है ना, ये पूरा जो होता है ये 360 होता है, ठीक, 360 होता है, ठीक है, पूरा कितना होता है 360। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपको कैसे निकालना है, जो 100% होता है वो 360 डिग्री के लिए होता है, ठीक है, 100% इसके लिए होता है 360 डिग्री के लिए।
1% में कितनी डिग्री हो जाएंगे, 360/100, ठीक है। और अगर मुझे 59% निकालना है तो आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर लेना। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये 212.4 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर निकल जाएगा 86 का, 86 में आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं दोस्तों। 100 और 300 के बीच में कितनी संख्या 2 के साथ प्रारंभ में समाप्त होती है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 110, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कार्तिक का जन्म किस वर्ष हुआ यह पता लगाने के लिए निम्न से कितने भाग पर्याप्त है? कार्तिक मयूर से 6 वर्ष बड़ा है। मयूर का भाई 1982 में जन्मा था। कार्तिक का भाई मयूर के भाई से 2 वर्ष छोटा है, जो कि मयूर से 8 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कितनी स्टेटमेंट आपको चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी, 1 2 3 तीनों चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं दोस्तों। दिए गए चित्र में एक शहर के 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है, ठीक है। तो बताइए जो इडली पसंद करते हैं उनका परसेंटेज क्या है? सेम मैंने अभी आपको वो सेना वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे ही करना है। आपको पता है टोटल 360 होता है। इडली यहाँ पे कितना दे रखा है, ठीक है। आपको पहले तो टोटल जोड़ देना है, टोटल आपको जोड़ देना है। तो टोटल जोड़ोगे कितना आएगा? 45 45 90 90 90 180 180, मतलब पूरा 360 डिग्री है। ऑब्वियसली यहाँ पे 360 डिग्री है। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 360 डिग्री है, ठीक है। उसमें से इडली कितने हो गए? तो 45/360 इंटू 100, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा आपका? ये गया 9 पंजो 45, 9 चौक 36, तो 50/4, ठीक है। 50/4 यानी 12.5 आंसर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। 89 में ए ऑप्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो कैलेंडर भी अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। ओके, 90 में पूछा गया है यदि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है तो 6 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 90 में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें सही आंसर आ जाएगा डी, गुरुवार, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नीचे दिए गए सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूर चलते हुए बी से कितनी प्रकार तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 8, सॉरी 91 में आपका सही आंसर होगा सी, सॉरी ये नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया 1000 कैंडिडेट है और ये आपके इंग्लिश, हिस्ट्री और साइंस पढ़ते हैं, तो किन्हीं 2 विषयों में असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। सॉरी, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा 92 में, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। अब मैं डायरेक्टली इसमें आंसर बताऊंगा, आप खुद से ट्राई कर लेना ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने आया हूँ। जितने भी आप कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैथ्स के क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर लगा रहा हूँ, वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 93। ओके, इसमें 7 व्यक्तियों का दे रखा है एक समिति, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बहुत ईजी होता है। तो यार इसमें से जो आपको दे रखे हो ना लेटर्स, उसमें से आपको एक नीचे वर्ड बनाना है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें 94 में जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है बताओ, यहाँ पे आप यहाँ देखोगे NAMES, ठीक है। NAMES दे रखा है,
तो एन ए यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ए यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। 46 छात्रों की कक्षा में ए की रैंक बी से 5 आगे है। यदि बी की रैंक अंतिम छात्र से 12वीं है तो बताइए, अंतिम छात्र से 12वीं तो प्रारंभ से ए की रैंक क्या होगी। इसमें जो सही आंसर होगा आपका दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, पास की स्थिति दर्शाई गई, यदि ऊपर 5 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो डाइसिस के क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ओके क्वेश्चन नंबर 97, इफ़ इंडिया इज कोडेड एज दिस एंड, तो जापान को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 97 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हियर। ओके एक वृद्ध, क्वेश्चन नंबर 98, एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताओ वृद्ध व्यक्ति विजय से कैसे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी पिता, ठीक है। इसमें आप डायग्राम बना के कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में जो आपका राइट आंसर, ओके ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था दोस्तों क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन गलत थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने भी काफ़ी टाइम इसमें बर्बाद कर दिया, इसमें 4 ऑप्शन गलत भी थे, इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये डिलीटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। अब आ गए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन अगेन, तो चलिए करते हैं आराम से उनको। टेक्स्ट एनक्रिप्शन इज इट्स, टेक्स्ट का जो एनक्रिप्शन होता है वो क्या होता है इसका, ठीक है। तो टेक्स्ट का जो एनक्रिप्शन होता है वो होती है उसकी स्क्रैम्बलिंग, ताकि उसकी सुरक्षा बनाई जा सके। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एनक्रिप्शन का बेसिकली मतलब होता है, मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे कई बार अगर आप एनक्रिप्टेड फाइल को खोलने की कोशिश करते हो तो ऐसे अजीब से निशान बने हुए आते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, इसको आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मतलब जो आप, एनक्रिप्शन मतलब होता है आपके डेटा को सीक्रेटली जिसको आप भेजना चाहो भेज दो, और उसी के पास एक की होगी जिससे वो उस डेटा को पढ़ सकेगा, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट की, ठीक है, पब्लिक की, इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए इसमें। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, वन कॉमनली यूज्ड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी मेथड इज। तो मैं आपको बता रहा था मेरी पब्लिक और प्राइवेट कीज का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा, एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार डैश एल्गोरिदम है। तो बताइए इसमें कौन सी एल्गोरिदम काम में ली जाती है। तो आरएसए एल्गोरिदम काम में ली जाती है, ठीक है, आरएसए एल्गोरिदम। कौन अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं है। तो भाई अच्छा एल्गोरिदम क्या होगा, विशेषता नहीं है, तो अनऑर्डर्ड होगा तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अनऑर्डर्ड मतलब बिखरा हुआ, तो अनऑर्डर्ड होगा तो कैसे एक अच्छा एल्गोरिदम होगा। वेल डिफाइंड मतलब ये तो विशेषता है। एम्बिगुअस मतलब होता है अजीब, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब होता है जिसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो, एम्बिग्यूटी हो। तो अनएम्बिगुअस मतलब जिसकी स्थिति स्पष्ट है। फाइनाइट मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस लिए जा रहा है एल्गोरिदम। फाइनाइट मतलब एक उसका एक सीमित साइज होना चाहिए एल्गोरिदम का, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित करता है, ठीक है। तो इसमें 103 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 104, स्थिति के अनुसार 2 वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें, हम बोलेंगे सिलेक्शन का। ओके क्वेश्चन नंबर 105, नेट क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 105। मैंने इस पर तुक्का लगाया था, मेरा सही बैठ गया था। मुझे 2 में इसमें मतलब 2 में मैं फंसा रहा था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और मुझे पता था ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आएगा, तो ए और सी में से फंस रहा था मैं, तो मैंने फिर तुक्का लगाया और ए मेरा सही हो गया था इसमें, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है ये। ओके नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का क्या उपयोग है। तो फायरवॉल का दोस्तों क्या उपयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा इंटरनेट से इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। तो 106 में आ जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। ओके 107 पे चलते हैं। एक नेटवर्क
नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजिंग की फिल्टरिंग के द्वारा करता है वह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सी फायरवॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रॉक्सी फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 108, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ, किसका इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, भाई किसका होता है बताओ, बहुत ईजी प्रश्न है, क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है, किसका होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, क्लास मेंबर्स ऑफ ए क्लास इन C++ प्रोग्राम्स आर बाय डिफॉल्ट। तो C++ में बाय डिफॉल्ट क्लास मेंबर्स किसी क्लास के क्या होते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं बताइए। तो 109 में इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 110, ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बोला था ऊप्स के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, ऊप से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग, आपको पता है कि आपकी एक प्रोग्रामिंग वाली यूनिट है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रश्न ऊप से पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। देखो मल्टीपल फॉर्म का मतलब ही क्या है, मल्टीपल फॉर्म मतलब ही, पॉली मतलब मल्टीपल होता है, आपको इसमें वर्ड में पता चल जाएगा। पॉली मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब बदलना, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया ना, मल्टीपल फॉर्म्स में बदलना किस चीज़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 111, वन सेकेंड, ये रहा। तो ये बोल रहा है द डिक्लेरेशन इंट एरे 25 विल एलोकेट, कितने बाइट्स एलोकेट करेगा इस डिक्लेरेशन में। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था दोस्तों, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिलीटेड, तो ये डिलीटेड था। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 में चलते हैं। कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि डेटा टाइप्स आपको पता होना चाहिए। सी में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं, सॉरी सी में। तो डेटा टाइप 32 कीवर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा डेटा टाइप भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। सी में देखिए फ्लोट होता है आपका, इंट भी होता है, कैर भी होता है, क्लास नहीं होता, ठीक है, क्लास नहीं होता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लास। तो 32 कीवर्ड्स भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है सी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं हम। सी लैंग्वेज में निम्नलिखित दो स्टेटमेंट एन बराबर स्टार एंड क्यू के समकक्ष वो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, एन बराबर स्टार एंड क्यू। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 113 में राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एन बराबर क्यू, ठीक है, एन बराबर क्यू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, P बराबर एंड ऑफ Q, ठीक है, ये वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ पे P की। तो N बराबर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, N बराबर ये एंड ऑफ Q, ठीक है, एंड ऑफ Q हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, स्टार से हमेशा एंड कटता है, ये याद रखना, स्टार और एंड एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, स्टार एंड को काटता है। तो यहाँ पे पॉइंटर है, ये एड्रेस है, पॉइंटर एड्रेस को काटता है। तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एन बराबर क्यू, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने सही लॉजिक लगाया था और मेरा वहाँ पे सही हो गया था एक प्रश्न। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्या पूछ रहा है, डैश एरर अराइजेज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सिंटेक्स। अगर मैं सिंटेक्स गलत लिख देता हूँ तो किस तरह की एरर अराइज होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप सिंटेक्स वाली एरर करते हो, सिंटेक्स अगर मिस्टेक करते हो तो आपकी कंपाइल टाइम एरर आती है, अगर आपने लॉजिकल को एरर करी है तो रन टाइम एरर आएगी, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 ये पूछ रहा है, कोबोल एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कोबोल और पास्कल किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116, इन कन्वर्जन ऑफ HLL टू मशीन लैंग्वेज द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड एज, ठीक है, HLL का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट को क्या बोलेंगे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह पार्सिंग बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, पार्सिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। देखो
कई बार हिंदी इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है ना तो कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसको, देखो। इन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम द दैट अलाउज द प्रोसेसेस टू बी स्टोर्ड नॉन कंटिन्यूसली इन मेमोरी, ठीक है। तो कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है जो नॉन कंटिन्यूसली मेमोरी में प्रोसेसेस को स्टोर करने की अनुमति देती है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें तो हो जाएगा पेजिंग, बोलते हैं इसको, ठीक है, पेजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है? कंट्रोल प्लस राइट एरो अगर मैं करूँगा तो इससे मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे ना तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है द बैट, ठीक है। तो मेरा अगर कर्सर यहाँ पे है तो मैं अगर ये कंट्रोल CTRL प्लस राइट एरो दबाऊंगा तो मेरा कर्सर सीधा मूव होके यहाँ आ जाएगा। और अगर मेरा कर्सर सपोज यहाँ होता और मैं कंट्रोल CTRL प्लस ये वाली एरो दबाता, ठीक है, लेफ्ट वाली, तो मेरा कर्सर आ जाता यहाँ पे, यहाँ से मूव कर जाता है। तो एक वर्ड मूव कर जाता है कर्सर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक वर्ड मूव कर जाता है कर्सर। तो 118 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्सर को मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, ठीक है। राइट में होगा तो वन वर्ड राइट होगा, अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता तो वन वर्ड क्या हो जाता? लेफ्ट हो जाता। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, गलत वर्तनी, मिस स्पेल्ड जो वर्ड्स होते हैं ना उसके लिए बनाया गया था, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 120, विच फीचर ऑफ वर्ड इनेबल्स अ पर्सन टू सेंड सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा 120 में हो जाएगा बी, मेल मर्ज बोलते हैं इसको, ठीक है, मेल मर्ज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वी कैन नॉट हाइड अ डैश इन MS एक्सेल, हम MS एक्सेल में क्या हाइड नहीं कर सकते दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेंज हाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट हाइड रेंज। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। ओके, निम्नलिखित रेखा चित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप से शेयर बाजार को उतार चढ़ाव प्रगति को, मतलब आपके शेयर मार्केट में कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं हम, बेसिकली ये बताए तो लाइन चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ये एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ये आपके एक्सेल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला दे रखा है, सूत्र बराबर if B5 इज ग्रेटर देन 100 A स्टार। अगर सेल C5 में लिखा है वह सेल B5 में अलग अलग समय पर 75, 150, 100 अंक प्रविष्ट किए हो तो सेल C5 में क्रमशः निम्नलिखित वैल्यू होगी। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू होगी दोस्तों? तो 123 में आपकी वैल्यू होगी A स्टार, A एंड A स्टार, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 124 में, इनमें से कौन सा स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है? तो 124 में आपका जो है स्लाइड लेआउट जो होता है स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होता। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 125 पे, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं, ठीक है, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं। तो 125 में जो सही आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर्स, ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्लेस होल्डर्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू, ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ अप्लाइड होता है, ठीक है। तो आपका जो ट्रांजिशन होता है इफेक्ट होता है वो स्लाइड पे अप्लाई होता है, ठीक है, स्लाइड पे अप्लाई होता है। तो 126 में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड। ओके, अब हम चलते हैं 127 में, इन MS एक्सेस इमेजेस कैन बी सेट टू डैश डेटा टाइप, इमेजेस को किस डेटा टाइप में सेट कर सकते हैं हम? तो इसको होता है OLE, ठीक है, OLE। ओके, हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 128, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म आर कॉल्ड, एक फॉर्म के मूलभूत अवयव कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 में वो होगा डी ऑप्शन, कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। 129, टू मेक अ डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन MS एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करोगे आप? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम MS एक्सेस में डेटाबेस जो पासवर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट बनाने के लिए कैसे जो है मूव करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको 129 में टूल्स पे जाना है, फिर सिक्योरिटी पे, फिर सेट डेटाबेस पासवर्ड करना है। तो 129 में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी बी ऑप्शन, ठीक है, 129 में बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 130 में आते दोस्तों, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है।
तो बताइए कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्कैनर एंड प्रिंटर। ठीक है, स्कैनर एंड प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, द इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड एज, एक सिस्टम प्रणाली द्वारा जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट की जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो 131 में ये जो था ये डिलीटेड क्वेश्चन था दोस्तों, दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड। ठीक है, तो 131 डिलीटेड। 132, एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर्स बोथ टू कम्युनिकेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर इज। तो उस मतलब बेसिकली जो आपका एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड आपकी एक बनाई गई थी कमेटी जो ये डिसाइड करेगी कि जो आपकी विद्युत शक्ति है, विद्युत की जो आपूर्ति होगी कंप्यूटर सिस्टम से में वो कैसी होगी, तो ये कौन सी थी कमेटी। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यूएसबी, स्टैंडर्ड डिज़ाइन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसबी। इसमें बेसिकली पूछ रहा है कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। तो इसमें 132 में सी ऑप्शन आ जाएगा, यूएसबी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके आगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं आपको अलग से एक लेक्चर भी पढ़ा दूंगा, अलग से एक लेक्चर ले लूँगा, नंबर सिस्टम सारा कवर करा दूंगा उसमें। नंबर सिस्टम में देखिए क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 133, हाउ मैनी सिम्बल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल में कितने यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूं तो हम 16 यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्टल में 8 करते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। या फिर अगर मैं पूछूं डेसिमल में कितने करते हैं, तो डेसिमल में हम कितने करेंगे, डेसिमल में हम करेंगे 10 करेंगे, बाइनरी में 2 करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका आंसर तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल आपका अगर कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे ना नंबर सिस्टम के, तो आप इसको कर पाओगे। दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी आपको दशमलव मतलब डेसिमल से किसी में, डेसिमल से अगर आपको कोई और बनाना है, ठीक है, डेसिमल से कोई और बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा, हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। और किसी अदर नंबर से आपको, अदर नंबर है कोई, उससे आपको डेसिमल बनाना है, ठीक है, अदर नंबर से डेसिमल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा 134 में वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डेसिमल नंबर में 8 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करना है हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा बाइनरी के थ्रू करता हूँ, मुझे वो सबसे ईजी लगता है। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं आपको बाइनरी के थ्रू कैसे करते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ठीक है, 1 सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए बाइनरी के थ्रू कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है A427, ठीक है, ये 16 है। इसमें से आपको क्या घटाना है, माइनस करना है आपको 1056, ये 16। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले बाइनरी बना लेता हूँ। तो आपको पता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 16 होता है ना हेक्साडेसिमल, इसमें कैसे नंबर चलते हैं। तो 0 को हम क्या लिखते हैं, 0 0 0 0, ठीक है, फिर 1 को 0 0 0 1। इस तरह जब आप चलाओगे ना तो 9 तक आपका क्या आ जाएगा, 9 का आपका आ जाएगा 1001, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद 9 के बाद 10 नहीं आता, A आता है, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। ठीक है, इस तरह आपका चलता है। ठीक है, तो इस तरह आपका चलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो A को सबसे पहले आपको 7 को लिखना है, 7 को क्या लिखोगे, 0 1 1 1। ठीक है, इसके बाद आपको 2 को लिखना है, तो 2 को क्या लिखोगे, 0 0 0 1 0, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है 4 को, तो 4 क्या होता है, 0 1 1 0। ठीक है, उसके बाद A लिखना है आपको, A क्या होता है आपका 1 0 1 0। ठीक है, 10 होता है A आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1056 को लिखना है सेम ऐसे। तो
6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 को आप लिखोगे 6 क्या होता है आपका, जैसे 110 होता है 6, ठीक है, तो 110। 5 क्या होता है 0101, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो जाएगा 0000 और फिर आपका हो जाएगा 10001। तो ये आपको अब जो है घटाना है इसमें से। तो 1 में से 0 गया तो आपका 1 बच जाएगा, फिर ये 0 बच जाएगा, फिर ये 0 बच जाएगा, फिर ये 0 बच जाएगा। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि जो लास्ट आंसर है वो तो 1 रहने वाला है। अब चारों ऑप्शन में 1 है तो आपको यहाँ से कुछ भी एलिमिनेशन नहीं कर सकते आप। अब देखो यहाँ से आपने एक कैरी ली, ठीक है, कैरी ली तो क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, पर यहाँ पे 0 रह जाएगा। यहाँ पे आपने कैरी ली तो यहाँ पे आपने कैरी ली तो 1 बन जाएगा, और ये कैरी चलती रहेगी, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, और यहाँ पे आके ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओगे आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1001। तो अब आप इसको जो है इसको 16 बना लो। ये आपका बाइनरी है, इसको अब आपको हेक्साडेसिमल बनाना है, सिंपल आपका काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1001 क्या होता है 9 होता है, 0011 क्या होता है 3 होता है, 1101 क्या होता है आपका होता है D, और 0001 होता है 1, ठीक है। ये आपका 16 में चेंज हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह मैं नंबर सिस्टम में आपको सब हर तरीके से करना बता दूंगा। मैं ये मेथड यूज लेता हूँ, अभी ये मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लग रहा है, 2 मिनट में आराम से निकल जाता है, ठीक है, 1-2 मिनट में आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह जब प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट ही निकाल पाओगे। तो मैं नंबर सिस्टम का जब लेक्चर लूँगा तो उसमें सारा कुछ कवर करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 136, द टर्म गीगाबाइट, गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, तो गीगाबाइट मतलब होता है 1024 MB, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 136 में, डी ऑप्शन। 137, प्रोसेस्ड डेटा इज नॉन एज, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 138। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के छोड़ दिया। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए टूस कॉम्प्लीमेंट, ये अगर आपने नोट कर लिया तो मैं बता देता हूँ, ये इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि टूस कॉम्प्लीमेंट बताना है 1000 का, 1000 ये आपको नंबर दे रखा है 1000, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा ना, इसका मतलब होता है इसका उल्टा कर दो, 0 का 1 और 1 का 0, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 0 का 1 क्या बनेगा 1 1 1 और 1 का 0, तो ये क्या हो जाएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना दोस्तों, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें +1 करते हैं हम हमेशा। तो जब इसमें मैं +1 करूंगा तो 1 और 1 0, ये 1 और 1 0, 1 और 1 0 और ये 1, तो इसका अगेन आंसर हो जाएगा 100 का 2। तो इसमें जो राइट आंसर था दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 138 में डी ऑप्शन। पर मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया, सी लगा दिया, मेरा गलत हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब उसमें +1 जोड़ दिया, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका रिवर्स कर दिया नंबर को जितने भी थे, और टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब उसमें 1 जोड़ दिया, तो आपका 1002 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139, सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, सॉफ्टवेयर एजेंट्स को और क्या बोला जाता है, तो इनको सॉफ्ट बोर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। 139 में आ जाएगा डी ऑप्शन सॉफ्ट बोर्ड्स, ओके। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा आपको, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगा आपसे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 140 में, तो 140 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो 140 में डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। 141 पे आते हैं, 141 में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, ठीक है। 141 में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आंसर बताता जाता हूँ आपको। 142 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। 143 में आपका राइट आंसर होगा, 1 सेकंड दिखाता हूँ, 143 में आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन।
144 में आपका राइट आंसर होगा। जब मैं मैथ की क्लास लूँगा तब मैं सारे सॉल्व करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बताना चाहता था, पर फिर भी मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर लें। 144 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंसर सारे जो आंसर किए उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो आंसर की दी गई थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके 145 में आता है। अब हम 145 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो ये वेन डायग्राम ये दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 145 में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन। अब हम आते हैं 146 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 146 में डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये आपकी लास्ट स्लाइड है आज की, क्वेश्चन नंबर 148, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 149 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने आपको आज कंप्यूटर के क्वेश्चन बेसिकली कराने के लिए आईए का पेपर लिया था। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई दोस्तों। मैथ्स के क्वेश्चन फिर भी मैंने नहीं कराया, आपको डायरेक्टली आंसर बता दिए ताकि आप खुद से ट्राई करो। फिर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।